Good morning students and my dear friends, today is 29th of June 2023, Thursday. अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। दोनों ही पेपर का बेसिक वर्जन जो है वो सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ़ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज़। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है। और आज के डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 16 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, सेबी शॉर्टन आईपीओ लिस्टिंग टाइमलाइंस। फाइनली सेबी ने वेडनेसडे को आईपीओ से रिलेटेड, आईपीओ की लिस्टिंग से रिलेटेड जो कुछ टाइम पीरियड थे उसको शॉर्ट कर दिया है। हालांकि प्रपोजल बहुत टाइम से परस्यू किया जा रहा था, लेकिन वेडनेसडे को सेबी को का फाइनल अप्रूवल इस प्रपोजल पर मिल गया है। अब इसके बाद जो टाइम पीरियड फॉर द लिस्टिंग ऑफ शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज वो 6 दिन से रिड्यूस होकर के 3 दिन हो गया है। तो अब 3 दिन के अंदर जो आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं वो अपना शेयर रिसीव कर सकते हैं। और ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको कोई भी शेयर एलोकेट नहीं हुआ है, जिनको शेयर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो 3 दिन के अंदर अपना रीफंड जो है वो एंटिसिपेट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस रूल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद विद इन 3 डेज ऐसे शेयर होल्डर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको शेयर एलोकेट हुए हैं उनको उनके शेयर्स भी मिल जाएंगे। और ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको उनके शेयर्स एलोकेट नहीं हुए, कोई भी शेयर एलोकेट नहीं हुआ, उनको उसका रिफंड मिल जाएगा। इसके अलावा सेबी बोर्ड ने कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स के लिए भी कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, कुछ चेंजेस को अप्रूव किया है। और ये जो डिस्क्लोजर रिलेटेड नए नॉर्म्स हैं ये फॉरेन फंड्स और जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, रिट्स हैं, उन पर एप्लीकेबल होंगे। अपार्ट फ्रॉम इट टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स, टीईआर जो म्यूचुअल फंड्स में होता है, उसमें भी रिडक्शन को लेकर के डिस्कशन हुआ था। हालांकि ये जो प्रपोजल है टीईआर में रिडक्शन का, ये फिलहाल के लिए अभी अप्रूव नहीं किया है सेबी ने। इसको आगे आने वाले जो प्रपोजल्स हैं उनके लिए सेव किया है। लेकिन इस पर्टिकुलर टीईआर रिडक्शन पर भी डिस्कशन कल के मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में हुआ था। और ऐसा कहा जा रहा है एज पर द सेबीज क्लेम कि जो शेयर लिस्टिंग का जो टाइम लाइन रिड्यूस किया है सेबी ने, दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल मूव। ऐसा किसी कंट्री में इतना टाइम पहली बार रिड्यूस किया गया, जहाँ पर 6 दिन से रिड्यूस करके जिसको 3 दिन कर दिया गया है। तो डेफिनेटली ये जो रिडक्शन है टाइम पीरियड का आईपीओ लिस्टिंग में और शेयर्स के एलोकेशन में और रिफंड में, इट विल ब्रिंग द मोर मार्केट एफिशिएंसी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। गवर्नमेंट डिफर्ड टैक्स हाइक ऑन फॉरेन रेमिटेंसेस स्पेयर क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपने कल की न्यूज़ एनालिसिस सुनी होगी तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि फॉरेन रेमिटेंसेस और क्रेडिट कार्ड को लेकर के गवर्नमेंट ने जो टीसीएस है उसमें रिवीजन किया था इस बार के बजट में, जो कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने वाला था। फाइनली इस प्रपोजल को वेडनेसडे को गवर्नमेंट ने डिफर कर दिया। इट मीन्स जो बजट में अनाउंसमेंट किया गया था जहाँ पर टीसीएस रेट में रिवीजन किया था गवर्नमेंट ने, स्पेशली ओवरसीज जो रेमिटेंसेज हैं, जो फॉरेन स्पेंडिंग है, उसको लेकर के जो टीसीएस है उसमें गवर्नमेंट ने 5% से टीसीएस इंक्रीज करके 20% कर दिया था। हालांकि कुछ एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट ने, जैसे एजुकेशनल और मेडिकल जो एक्सपेंसेस हैं, उनको इसके पर्व्यू में गवर्नमेंट ने नहीं रखा था। लेकिन वेडनेसडे को कल गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को, इस प्रपोजल को कंप्लीटली डिफर कर दिया है। And government has also rolled back the move to include the credit card spending while abroad within the scope of tax collection। तो जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग थी उसको भी इस पर्टिकुलर टीसीएस के पर्व्यू से फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया। तो जो भी बजट में अनाउंसमेंट हुई थी टीसीएस को लेकर के, स्पेशली फॉर फॉरेन रेमिटेंसेस और क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर, फिलहाल के लिए वो सारी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने डिफर कर दी हैं। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया कि जो भी ओवरसीज रेमिटेंसेस हैं अप टू 7 लाख, उन पर किसी भी तरह का टीसीएस जो है वो अप्लाई नहीं होगा इन द केस ऑफ बाइंग टूर पैकेजेस which will continue to attract 5% TCS, not 20% as per the original plan। तो बैंक्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए एक मेजर रिलीफ है, क्योंकि रिसेंटली बैंक्स ने कंसर्न रेज किया था कि उनको कंप्लायंसेस को लेकर के, कल की अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो हमने डिस्कस भी था, बैंक का कहना था कि अभी हमारे पास वो सिस्टम तैयार नहीं है जहां पर हम ये कंप्लायंसेस इंश्योर कर पाएँ। और उसी को लेकर के बैंक्स ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से क्लैरिफिकेशन मांगे थे। फिलहाल के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, और हम बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बजट अनाउंसमेंट का जो बजट अनाउंसमेंट थी फॉरेन रेमिटेंसेस और टीसीएस को लेकर के, फिलहाल के लिए उसको डिफर कर दिया। एंड बिसाइड टू इम्प्लीमेंट द टीसीएस प्रोविजन स्पेशली इन केस ऑफ द क्रेडिट कार्ड यूज अब्रॉड एंड बैंक्स नीड टू रीवर्क ऑन देयर सिस्टम, जो कि कल की न्यूज़ में हमने कवर किया था।
तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि दैट देयर विल बी नो चेंज इन द रेट ऑफ TCS फॉर ऑल पर्पस अंडर LRS फॉर ओवरसीज ट्रैवल और टूर पैकेजेस रिगार्डलेस ऑफ मोड ऑफ पेमेंट। तो 7 लाख पर इंडिविजुअल पर एनम तक किसी भी तरह का TCS आप एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। गवर्नमेंट ओकेज ₹3.7 ट्रिलियन फॉर फर्टिलाइजर प्लांट्स रेज केन प्राइसेस। तो कल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA ने कई सारी फर्टिलाइजर स्कीम्स को अप्रूव किया है, जिसका जो टोटल आउटले है अप्रॉक्सीमेटली 3.7 ट्रिलियन का है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3.7 ट्रिलियन का टोटल फर्टिलाइजर प्लान के तहत गवर्नमेंट ने आउटले या फंड डिसबर्समेंट जो है वो ओके किया है। सीधा पर्पस गवर्नमेंट का यही है कि जो आउटपुट है उसको बूस्ट किया जा सके, जो फर्टिलाइजर आउटपुट, फार्म आउटपुट है, जो एग्रीकल्चर आउटपुट है उसको बूस्ट किया जा सके और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करी जा सके। So, in order to promote the food security, agriculture output and sustainability, government has approved this chunk of money for multiple fertilizer scheme. और इसी कंटेक्स्ट में अगर आपको याद तो गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में यानी जो 2024 का जो बजट प्रपोज किया गया था उसमें ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, प्रणाम योजना को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ का सीधा गवर्नमेंट का जो पर्पस था, वहाँ पर गवर्नमेंट का जो एम था इस पर्टिकुलर योजना को या इस पर्टिकुलर स्कीम को लाने का, वो यही था कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके साथ बायो फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ किया जाए। इट मीन्स टू इनकरेज द बैलेंस्ड यूज ऑफ बोथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स एज वेल एज द बायो फर्टिलाइजर। तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक हम ये कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के कई सारे हेल्थ इंपैक्ट होते हैं, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होते हैं, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज दिस प्रणाम स्कीम, द प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रणाम स्कीम जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट का सीधा सीधा जो एम था वो यही था कि केमिकल फर्टिलाइजर के साथ जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज़ को भी प्रमोट किया जाए, ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के यूज़ को प्रमोट किया जाए, जैसे कि बायो कंपोजिट जो होते हैं, मैन्योर जो होते हैं, जैसे कि कई सारे एडवांटेज होंगे। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो वो प्रमोट होगी, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है केमिकल फर्टिलाइज़र का वो रिड्यूस होगा, जो हेल्थ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के वो भी रिड्यूस होंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी का जो बर्डन है वो भी रिड्यूस होगा, फार्मर्स का जो एक्सपेंडिचर है वो भी रिड्यूस होगा। तो कई सारे इसके मल्टीपल एडवांटेज हैं। अगर हम बात करें केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, दैट इज एस्टिमेटेड टू रीच अप्रॉक्सीमेटली 2.25 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि बजट एस्टिमेट था 1.7 ट्रिलियन उसको क्रॉस करके, जो उससे कई टाइम ज़्यादा थे। अगर हम देखें तो 1.75 ट्रिलियन का बजट एस्टिमेट्स रखा गया था फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए फाइनेंशियल ईयर 23 में, क्योंकि इंक्रीज जो एक्चुअल सब्सिडी हुई वो 2.25 ट्रिलियन की हुई। डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑल्सो वांट टू रिड्यूस दिस केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड और अनाउंस्ड और इनिशिएटेड दिस प्रणाम स्कीम। हालांकि इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो यूरिया सब्सिडी स्कीम है उसको भी कंटिन्यू रख रही, जहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिले यूरिया की, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट के प्रमोशन या ऑल्टरनेट जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज़ को भी प्रमोट करना चाह रही है। और गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए प्रॉपर बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, and that is what this huge amount of outlay has been approved by CCEA। और गवर्नमेंट का कहना है कि जो ये 3.7 ट्रिलियन का जो भी सब्सिडी या जो भी फर्टिलाइजर प्लान और मल्टीपल फर्टिलाइजर स्कीम्स गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है, दिस एलोकेशन इज ओवर एंड अबव द रिसेंटली अप्रूव न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो जो 38,000 करोड़ की जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने 24 फाइनेंशियल ईयर 24 में खरीफ सीजन के लिए अप्रूव करी थी, उसके अलावा ये एडिशनल आउटले है, एडिशनल एलोकेशन है जो गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर मल्टीपल फर्टिलाइजर स्कीम्स के लिए किया है। और अगर इंटायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो फर्टिलाइजर जो सब्सिडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है गवर्नमेंट के इंटायर एक्सपेंडिचर में, और इसीलिए गवर्नमेंट अब डिफरेंट वेज से इस बर्डन को रिड्यूस करना चाह रही है और इसके लिए कई सारे मेजर्स भी ले रही है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिट। रेलिगेयर मे सेल 6 to 7% ऑफ इट्स हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। तो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स से, जहां पर 6 से 7% का अपना जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस में जो शेयर है उसको फिलहाल के लिए सेल करने की बात कर रही है रेलिगेयर, जिसका वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली
200 करोड़ का है। हालांकि अभी जो डिस्कशन है, नेगोशिएशन है, वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर नेगोशिएशन और डिस्कशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे आने वाले टाइम में हमें 6 से 7% का रेलीगेयर का हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में डायल्यूशन देखने को मिलेगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट के मार्केट हिट्स रिकॉर्ड हाई, अडानी स्टॉक लीड रैली। तो इक्विटी बेंचमार्क जो इंडाइसेस हैं उन्होंने वेडनेसडे को रिकॉर्ड हाई रजिस्टर किया है। रीजन बिहाइंड रोबस्ट फॉरेन फंड इनफ्लो। तो जो एफपीआई इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने रोबस्टली स्ट्रांगली जो है वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया है, शेयर्स को बाई किया है, जिसकी वजह से जो इक्विटी बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उन्होंने रिकॉर्ड हाई अचीव किया है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही हमें रिकॉर्ड नंबर्स, रिकॉर्ड पॉइंट देखने को मिले। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 19,000 का मार्क क्रॉस कर लिया है और सेम वही अगर हम देखें तो सेंसेक्स ने भी 64,000 का जो मार्क है वो क्रॉस कर लिया। सो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन फाइनली निफ्टी एंड सेंसेक्स हैज सीन अ रिकॉर्ड हाई। तो निफ्टी में 0.82% का इंक्रीज देखने को मिला, सेंसेक्स में भी अप्रॉक्सीमेटली 0.79% का हाइक देखने को मिला। और एक्सपर्ट का मानना है कि जो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं और जिस अभी रिसेंटली जो कैट को रिलेटेड न्यूज़ आई है, जब हमने कल डिस्कस करी थी कि कैट जो है वो श्रिंक हुआ है, इन सारे पॉजिटिव ट्रेंड्स की वजह से हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में एक सडन रश देखने को मिला। हालांकि इन सारे परफॉर्मेंस में अगर हम देखें तो अडानी ग्रुप ने इस पूरी रैली को लीड किया। अडानी स्टॉक में हमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जून मंथ की, उससे रिलेटेड है। और ये न्यूज़ जो है वो पेज नंबर 1 पर भी दी हुई है और पेज नंबर 4 में भी कई आर्टिकल्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से ही रिलेटेड हैं। तो हम सारे आर्टिकल्स को एक साथ कवर करेंगे। तो 6 से लेकर के 9 तक के आर्टिकल जो कि आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से रिलेटेड है उनको हम कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। बैंक्स क्रॉस एनपीए एट decade low of 3.9% RBI। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून की पब्लिश हुई है, उसके अकॉर्डिंग बैंक्स की जो असेट क्वालिटी है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है पिछले कुछ ईयर से। और अगर हम इस पर्टिकुलर ईयर की बात करें, बैंक का जो एनपीए है, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट, जो है वो अपने 10 सालों के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर आ गया है। तो इफ यू टॉक अबाउट द ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, दो टर्म्स की बात हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर के बताइए कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या डिफरेंस होता है। हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात है तो ग्रॉस एनपीए अपने 10 सालों के यानी 1 डिकेड्स के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। और अगर नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो वो 1% तक आ चुका है, जो कि मार्च 2011 से ये जो है वो लोवेस्ट पॉइंट है। यानी मार्च 2011 से पहले ऐसा डिक्लाइन देखने को नहीं मिला था एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज़ की बात करें, अगर हम बैंक की परफॉर्मेंस या बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें एनपीए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो हमने अभी एनपीए की बात कर ली कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक का इस समय हिस्टोरिक हाई है, बहुत अच्छा है। हाई मतलब अगर सीआर हाई होता है तो इट इज गुड फॉर बैंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जो अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें तो अपने हिस्टोरिक हाई पॉइंट पर पहुंच गया एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिपोर्ट। अब कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में जानते होंगे और कई सारे नहीं जानते होंगे। जल्दी से हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR बेसिकली होता है क्या। तो इट इज एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस फॉर बैंक्स बाय assessing each institution's capacity to meet its obligation and respond to operational and credit risk. So a bank with strong capital adequacy ratio has sufficient capital to cover any losses. और अगर फाइनेंस के टर्म्स में बात करें तो CAR simply a ratio of total capital to total risk weighted asset in percentage terms. So it is basically a parameter to measure the financial soundness of banks, especially financial institutions. और इसको 1992 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स के लिए स्टैब्लिश किया था, बैंक्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया था फॉर असेसिंग द बैंक साउंडनेस और देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो CAR जो बैंक्स का है वो भी अपने हिस्टोरिक हाई पॉइंट पर है एज पर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट।
और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ मोमेंटम है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में दैट विल स्टिल कंटिन्यू बिकॉज इन्फ्लेशन इज गोइंग टू मॉडरेट एंड current account deficit is also narrowing down, foreign exchange reserves are increasing. Government is also going for fiscal consolidation, fiscal prudence, robust financial system. All are actually leading economy towards a sustainable growth path, and that is why the banks will also showcase the robust growth rate in upcoming times as per the biannual financial stability reports of RBI. हालांकि इसके अलावा जो recent challenges रहे उसको भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट ने हाईलाइट किया. रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई बिकॉज ऑफ सर्टन क्राइसिस लाइक सिचुएशन. सबसे पहले क्राइसिस की बात करें तो पैंडेमिक की जो डिफरेंट वेव्स आई उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया. इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें देखने को मिली, रशिया यूक्रेन क्राइसिस और बहुत सारी अदर्स, उसका भी इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा. इसके अलावा कई सारे बैंक्स ने, अगर हम देखें इंटरनेशनल बैंक्स की बात करें और अगर डेवलप इकोनॉमीज़ की बात करें तो मोस्ट ऑफ दोज बैंक्स वर गोइंग फॉर मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्पैक्ट किया, डिमांड इम्पैक्ट करी. और बैंकिंग जो क्राइसिस अभी रिसेंटली आई है डेवलप्ड इकोनॉमी में जहाँ पर कई सारे बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स कर गए, इन सारे टर्मोइल्स का इम्पैक्ट भी इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिला. ऑल्दो अपार्ट फ्रॉम दीज चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी हैज़ इमर्ज्ड एज अ strongest and resilient economy among all. So in banking system or banking industry in Indian economy is in the pink of its health. There are number of parameters that you can have the glimpse of it, चाहे वो CRAR हो, चाहे वो CET1 रेशियो की बात हो, चाहे वो NPA हो, ग्रॉस NPA हो, नेट NPA हो, पैट अगर हम देख लें, प्रोविजनिंग की बात करें तो बैंक्स जो हैं वो अपनी हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल साउंडनेस के गुड पॉइंट पर हैं. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि पेज नंबर 4 पर दी हुई है और ये भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से ही रिलेटेड है. पेस ऑफ रिटेल लोन ग्रोथ डबल ऑफ टोटल एडवांसेस. और अगर इंडिया में हम क्रेडिट ग्रोथ रेट की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से, इस फाइनेंशियल ईयर में ही नहीं, पिछले फाइनेंशियल ईयर से भी जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट में है. इवन जो डिपॉजिट रेट है उससे भी ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज़ हैं वो अब स्टार्ट हो चुकी है, इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है. सो विद बैंकिंग फोकस मोर ऑन रिटेल लोन्स दीज पास्ट फ्यू ईयर्स, और स्पेशली अगर पूरे सेगमेंट को देखें तो जो रिटेल लोन है वो काफ़ी पेस से ग्रो कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर बिग लोन और कॉर्पोरेट लोन्स. कॉर्पोरेट लोन्स में उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला जितना हमें रिटेल सेगमेंट में जो लोन ग्रोथ है, जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है. So as per the Reserve Bank of India's report, retail loan grew at compound annual growth rate of 24.8%. This is nearly double the CAGR, that is 13.8% for that year. And this is all about the trend: unsecured retail advances, secure retail advances and retail advances in total. You can just have the glimpse of it. ये जो red line है, this indicates SMA 0, this is SMA 1 and this is SMA 2. तो RBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिटेल लोन ग्रोथ है वो अभी भी सिग्निफिकेंट है और डबल डिजिट से ग्रो कर रही है, और ये बैंक्स के लिए, इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए गुड अपॉर्चुनिटी. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. फिस्कल पोजीशन ऑफ स्टेट्स टर्न ओवर अ न्यू लीफ. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी पैंडेमिक की एडवर्सिटीज़ थी, जो पैंडेमिक के जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे, फाइनली उससे जो स्टेट्स इकोनॉमी है वो ओवरकम कर गई हैं एंड दे आर नाउ शोइंग अप द शार्प इम्प्रूवमेंट. तो फाइनेंशियल ईयर 23 के डेटा के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स इकोनॉमी है डिफरेंट स्टेट्स की, वो अब स्ट्रॉन्ग और शार्प रिकवरी और इम्प्रूवमेंट रजिस्टर कर रही हैं इन फाइनेंशियल ईयर 23 में. इट मीन्स जो पैंडेमिक के कारण जो इम्पैक्ट पड़ा था, नेगेटिव इम्पैक्ट स्टेट्स की इकोनॉमी पर, फाइनली वो अब ओवरकम हो गया है. द कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, अगर GFD की बात करें, जो GFD जो स्टेट्स का और यूटी का जो कंबाइंड GFD है यानी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, वो भी डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम द पीक ऑफ 4.1% इन फाइनेंशियल ईयर
21। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में जो स्टेट्स का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट था वो 4.1% था। स्टेट्स और यूटी दोनों को मिलाकर के जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट था वो 4.1% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में रिड्यूस होकर के अप्रॉक्सीमेटली 2.8% हो गया। तो 4.1% से रिड्यूस होकर के 2.8% का रिडक्शन हमें फिस्कल डेफिसिट, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में देखने को मिल रहा है, जीएफटी में देखने को मिल रहा है एज पर द RBI रिपोर्ट। एंड दिस लेवल वॉज मच लोअर देन द बजटेड एस्टिमेट्स। बजट का एस्टिमेट्स कितना था? 3.4% का एस्टिमेट किया गया था बजट में, उससे भी ज़्यादा लोअर फिस्कल डेफिसिट स्टेट्स और यूटीज ने अचीव किया। इट मीन्स दे आर गोइंग फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस एंड अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिपोर्ट। और आरबीआई के अकॉर्डिंग ये जो कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, जो ये 4.1% से डायरेक्टली रिड्यूस होकर 2.8 पर आ गया है फिस्कल डेफिसिट, इसका सीधा रीज़न यही है कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्लाइन किए हैं। इसके अलावा जो स्टेट्स का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, जो टैक्स रेवेन्यू है या टैक्स कलेक्शन है, वो भी इंक्रीज हुआ है। तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से ये हमें स्टेट्स की जो परफॉर्मेंस है, ये कंसोलिडेशन है, जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, ये इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप, 5% ऑफ ECLGS लोन टर्न्स नॉन परफॉर्मिंग। अगर आपको याद हो तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने एक स्कीम, क्रेडिट स्कीम लॉन्च करी थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS स्कीम लॉन्च करी थी इन ऑर्डर टू सपोर्ट द बिजनेसेस, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द MSME। तो उसी को लेकर के ये जो रिपोर्ट है ये भी पब्लिश करी है आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। और आरबीआई के अकॉर्डिंग 16% अकाउंट और 5% जो ECLG का जो डिसबर्स अमाउंट है वो NPA की कैटेगरी में फॉल करने लगा है। जो ECLGS स्कीम के तहत जो बैंक्स ने लोन दिए थे, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट तक जो लोन था उसको गारंटी किया था कि अगर वो इन्वेस्टर या वो बोरोवर पे नहीं कर पाता है तो गवर्नमेंट उसको रीपे करेगी। तो यही एक इन शॉर्ट यही स्कीम थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो उसके तहत जो 16% अकाउंट थे वो जो अगर मान लीजिए 100 अकाउंट ओपन हुए हैं ECLGS स्कीम के तहत या 100 लोन डिसबर्स हुए हैं, लोन अकाउंट ओपन हुए, तो उसमें से 16 अकाउंट और 100 रुपीज़, मान लीजिए 100 रुपीज़, दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल नंबर, डोंट टेक इट सीरियसली। अगर 100 रुपये गवर्नमेंट एंड बैंक्स ने डिसबर्स किए तो उसमें से 5 रुपये यानी 5 रुपीज़ जो हैं वो NPA की कैटेगरी में अब फॉल कर रहे हैं। तो 16% अकाउंट्स एंड 5% ऑफ लोन दैट हैज़ बीन डिसबर्स्ड टू दिस ECLG स्कीम हैव नाउ टर्न्ड इनटू NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर स्पेशली अगर इसमें माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें, MSME सेगमेंट को अगर हम कवर करें, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस में अप्रॉक्सीमेटली 20% जो बोरोवर्स हैं और 10% जो डिसबर्समेंट अमाउंट है वो डिफ़ॉल्ट क्लासीफाई हो गया है। NPA कौन सा लोन क्लासीफाई होता है? जिसमें 90 दिन के टाइमलाइन के अंदर किसी भी तरह का प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं हुआ, 90 दिन तक कोई भी पेमेंट नहीं हुआ, तो दैट पर्टिकुलर अकाउंट विल बी क्लासीफाइड एज NPA। तो ये तो ओवरऑल जो 5% की बात है, तो ओवरऑल ECLGS की बात है। अगर माइक्रो सेगमेंट में देखें, माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें, तो 10% और 20% यानी उसमें ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, ज़्यादा डिफॉल्ट केस देखने को मिल रहा है माइक्रो एंटरप्राइजेस में। एंड ड्यूरिंग इट्स टेन्योर द ECLGS विच कंक्लूडेड ऑन March 31 विटनेस सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स उन्होंने 90% इस पर्टिकुलर स्कीम में पार्टिसिपेट किया था। इट मीन्स जो ECLGS के तहत जितना भी लोन डिसबर्समेंट हुआ था उसमें 90% लोन जो था वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने किया था और अप्रॉक्सीमेटली 2.91 ट्रिलियन का लोन डिसबर्स किया गया था इस ECLGS स्कीम के तहत। सो दिस इज द करंट परफॉर्मेंस ऑफ ECLGS स्कीम। और अगर हम देखें GNPA रेशियो ऑफ रिटेल लोन्स, तो ये हाउसिंग लोन्स में कितना NPA रहा, क्रेडिट कार्ड्स में कितना NPA रहा, ऑटो लोन में और एजुकेशनल लोन में। दिस ब्लू बार फॉर पब्लिक बैंक, रेड बार फॉर प्राइवेट बैंक्स, ग्रे बार फॉर फॉरेन बैंक्स और ब्लू फॉर SCBs। And this is quarter wise GNPA of banks, you can just have the glimpse of it। तो ये परफॉर्मेंस फिलहाल के लिए ECLGS की, probably आगे आने वाले टाइम में हमें और ज़्यादा NPA ECLGS स्कीम में देखने को मिले। As of now 5% of total value is NPA। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 10 that is given on page number 4 of business standard। States offered ₹1.4 trillion loans linked to
पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। तो पावर सेक्टर में रिफॉर्म के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को पुश किया है और इसके तहत स्टेट्स के पास अप्रॉक्सीमेटली 1.4 ट्रिलियन का एडिशनल मार्केट बोरोइंग का विंडो होगा फॉर इन फाइनेंशियल ईयर 24। यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में जो स्टेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 ट्रिलियन की एडिशनल मार्केट बोरोइंग कर सकेंगे ओवर एंड अबव दैट हैज बीन ऑलरेडी एलोकेटेड टू स्टेट्स। तो स्टेट्स को जो ऑलरेडी एलोकेटेड है मार्केट बोरोइंग की विंडो, उसके ऊपर 1.4 ट्रिलियन की एडिशनल मार्केट बोरोइंग स्टेट्स कर सकेंगे। सीधे किस लिए करेंगे? इन ऑर्डर टू इनकरेज द रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर, क्योंकि रिसेंटली अगर हम डिस्कॉम्स को, जेनकॉम्स को देखें तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है, पैथेटिक सिचुएशन है, ड्यूज आर सो हाई स्पेशली फॉर डिस्कॉम्स। तो उनको उनमें रिफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो अमाउंट है एडिशनल बोरोइंग का ये एलोकेट किया है। सो फाइनेंस मिनिस्टर इन अ स्टेटमेंट सेड दैट 12 स्टेट यूज द प्रोविजन इन फाइनेंशियल ईयर 22 एंड फाइनेंशियल ईयर 23 टू क्यूमुलेटिव बोरोइंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 66K करोड़ फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट, और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो बोरोइंग है वो वेस्ट बंगाल ने करी, इसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश और केरला, ये 4 जो टॉप स्टेट्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बोरोइंग करी। पहली बार ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम इनिशिएट करी। फाइनेंशियल ईयर 22 में ये बजट में ये स्कीम जो थी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी, और हर साल जो गवर्नमेंट है वो एडिशनल मार्केट बोरोइंग के लिए टारगेट रखती है। तो फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में अप्रॉक्सीमेटली 66,000 करोड़ की बोरोइंग्स जो है वो जो स्टेट्स ने करी थी बॉन्ड मार्केट से। इस बार के लिए 1.4 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है। स्टेट्स को अलाउ किया गया है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 0.5% ऑफ देयर GSDP यानी अपने जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उससे अप्रॉक्सीमेटली 0.5% तक की बोरोइंग जो है वो कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी 2022 से लेकर के 2024 तक, प्रोवाइडेड दैट ये जो भी एडिशनल मार्केट बोरोइंग्स होंगी ये फाइनेंशियल पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए ही यूज़ करा जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कीम। पैंडेमिक ईयर्स में लॉन्च करी गई थे डिस्कॉम्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि डिस्कॉम्स पास लोअर रेवेन्यू जनरेशन है, हायर ड्यूज हैं, तो ये इंसेंटिव्स जो हैं वो स्टेट्स को कई सारे दिए गए थे जस्ट टू हैव द रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 11 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड सेंटर रिलीजेस फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स। कल की न्यूज़ अगर आपने सुनी होगी तो हमने डिस्कस किया था कि कल एक लिस्ट रिलीज होने वाली है 30 क्रिटिकल मिनरल्स की, और क्यों रिलीज हो रही है हमने ये भी डिस्कस किया था। तो फाइनली कल वो स्ट्रेटेजिक रिसोर्स सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए फाइनली कल वो फर्स्ट एवर क्रिटिकल मिनरल लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीज कर ली, जिसमें 30 की क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फॉर नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट। कल हमने इसका पूरा पर्पस डिस्कस किया था कि ये क्यों क्रिटिकल लिस्ट जो है मिनरल्स की क्यों पब्लिश करी जा रही है। हम फिर से अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं मैं आपको तो ये है इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, सप्लाई चेन रेजिलियंस को इम्प्रूव करने के लिए, कंट्री का जो नेट ज़ीरो टारगेट है एमिशन को लेकर, कार्बन एमिशन को उसको अचीव करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी रिसोर्स यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने ये पब्लिश करी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए जिसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट टारगेट सेट किए, चाहे वो डिफेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सब के लिए दिस पर्टिकुलर लिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनरल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, RREs हैं, 6 प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स हैं, PGEs हैं, and each one has designated as a critical based on their economic importance, limited availability in India's geographical reserves। तो जो पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और जियोग्राफिकल रिजर्व्स हैं, उनके बेसिस पर इनको फिलहाल के लिए जो है वो लिस्ट किया गया। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लिस्ट क्रिटिकल मिनरल्स फॉर विच इंडिया इज़ 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंस। इट मीन्स ये सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिसके लिए जिसमें इंडिया फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी रखती है, और आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का ये पर्पस है कि इन्हीं मिनरल्स के केस में इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंस हो सके। तो लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे कई इंपॉर्टेंट अगर हम देखें मिनरल्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर लिस्ट में हैं। इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं तो ये आप देख सकते हैं। जैसे कि लिथियम की बात करें तो डेफिनेटली रिचार्जेबल बैटरीज और जो सिरेमिक्स हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह से स्ट्रोनियम को अगर हम देखें तो एल्युमिनियम पिगमेंट्स और फिल्टर, ग्लास और मैग्नेट्स जैसे फील्ड में यूज़ होते हैं। तो कहाँ कहाँ इनके यूज़ हैं, और ये फिलहाल के लिए वो लिस्ट है जिसपे इंडिया की 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। मार्केट स्केल्स फ्रेश हाई, निफ्टी हिट्स 19K दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मिंट न्यूज़।
न्यूज़, नो TCS ऑन क्रेडिट कार्ड स्पेंड ओवरसीज गवर्नमेंट, ये भी हम मिनट में कवर कर चुके हैं। इन अ फर्स्ट M&M रिसीव PLI एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। सो फाइनली मुंबई हेडक्वार्टर बेस्ड M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो फर्स्ट फर्म या पहली ऐसी कंपनी बन चुका है जिसने PLI स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिसीव किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 25K करोड़ की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है स्पेशली फॉर ऑटो PLI, उसके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को पहली ऐसी कंपनी है जिसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिला है। एंड बाय दिस सर्टिफिकेट नाउ द कंपनी इज गेटिंग द डोर्स ओपन फॉर रिसीविंग सब्सिडीज। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोमोबाइल PLI स्कीम, जिसका भी रिव्यू भी चल रहा है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कितना टोटल आउटले है, कितना गवर्नमेंट किन किन कंपनीज को फिलहाल के लिए अप्रूव कर रही है इस स्कीम में, क्या गवर्नमेंट का टारगेट है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, ग्रीन क्रेडिट स्कीम्स लॉन्च फॉर इको पुश। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को पुश करने के लिए और ज़्यादा अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया है वेडनेसडे को। तो अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं NDC के बारे में, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया है UNFCCC में, जहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि आगे आने वाले टाइम में कार्बन एमिशन को कितना रिड्यूस करेंगे, कब तक कार्बन एमिशन ज़ीरो हो जाएगा। तो कई सारे कमिटमेंट जो हैं इंडिया ने इंटरनेशनल कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पे किए हैं, जिसमें NDC जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर के बताएं कि इंडिया का NDC कितना, इंडिया ने क्या टारगेट NDC के तहत रखा है। तो इसी पर्टिकुलर NDC जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जिसको UNFCCC में गवर्नमेंट ने कमिट किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, उसको अचीव करने के लिए मिशन लाइफ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसी मिशन लाइफ के तहत गवर्नमेंट ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वेडनेसडे को लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रूल 2023 जो है वो इशू किए हैं अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1983। और इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में कहा गया कि किस तरीके से जो ट्रेडिंग ऑफ ग्रीन क्रेडिट्स है वो कैसे करी जा सकेगी, जो ग्रीन क्रेडिट्स हैं उनको कैसे जनरेट किया जा सकेगा और उनकी ट्रेडिंग कैसे करी जा सकेगी। हालांकि इस पर्टिकुलर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का जो अनाउंसमेंट है ये ऑलरेडी बजट में किया जा चुका था। ये पर्टिकुलर जो भी मैकेनिज्म है ये फेजेस में 2 से 3 फेजेस में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इनिशियली 2 से 3 एक्टिविटीज़ जो हैं 8 सेक्टर में उनको अभी फिलहाल के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन ऑर्डर टू डिज़ाइन एंड पायलट टेस्टिंग द प्रोग्राम। लेटर ऑन कई सारी और जो एक्टिविटीज़ हैं वो फेज वाइज मैनर में डिफरेंट सेक्टर में इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। सो दीज आर द एरियाज और द सेक्टर वेयर फिलहाल 8 सेक्टर हैज़ बिन आइडेंटिफाइड इंक्लूडेड इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर अक्रॉस द कंट्री। तो कई सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कवर करी गई, ट्री प्लांटेशन, वाटर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन, मैनग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, इको मार्क, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स। और इनिशियली 2 से 3 एक्टिविटीज़ ही इसमें फ़िलहाल के लिए कवर करी जाएंगी, लेटर ऑन इनको और ज़्यादा इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, 1.5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर प्रोजेक्ट्स, सेंटर फ्लैशेस आउट डिटेल्स ऑफ फर्स्ट H2 मिशन। तो ये न्यूज़ भी सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने अपने जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन उसकी फर्स्ट फेज में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 गीगावाट्स का इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेटअप करने का टारगेट फिक्स किया है, with which approximately 0.3 gigawatts of indigenous capacity will be there as per the government plan। तो जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत 1.5 गीगावाट्स का इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया जाएगा, जिसमें से 0.3% जो है वो इंडिजिनस कैपेसिटी होगी। गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को अनाउंस किया। तो जो फर्स्ट फेज है नेशनल हाइड्रोजन मिशन की, उसको लेकर गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है। फिलहाल के लिए जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है उसने कई सारे कॉन्टोर्स पब्लिश किए हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, जिसको साइट SIGHT के नाम से जाना जा रहा है, दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, जो कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके 4 पिलर्स में से या 4 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट्स है। रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। इट मीन्स जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं, साइट इज वन ऑफ द कंपोनेंट, और उसी के तहत ये जो इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का जो टारगेट जो है 1.5 गीगावाट्स का ये सेटअप किया गया है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।